जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के पहले बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन पर बड़ा सवाल बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष का गठबंधन टूटने की आहट शुरू हो गई है। बीजेपी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन का संयोजक न बनकर विपक्ष की पोल खोल दी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी और आप देख रहे हैं साजिश। इस वक्त विपक्ष के अंदर ही साजिश नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्ष के गठबंधन में ऐसा कौन सा पेच फंसा है जिसकी वजह से सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का विपक्ष की मीटिंग में शामिल ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। इंडी गठबंधन के टूटने का पहला कील लग गया। इंडी गठबंधन जरूरी नहीं, मजबूरी है। 13 जनवरी को 2 घंटे तक चली इंडी गठबंधन की बैठक में यही तय नहीं हो पाया है कि गठबंधन में शामिल 28 पार्टियां किस राज्य में कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा हालात और इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडी गठबंधन में शामिल 28 सियासी पार्टियों के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, मजबूरी बनता जा रहा है। ममता बनर्जी ने आखिरी मौके पर इंडी गठबंधन को ऐसा झटका दिया है कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि ममता इंडी को मजबूत करना चाहती हैं या फिर दलदल में धकेलना चाहती हैं। घमंडिया गठबंधन में ममता का खेला। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। इंडी गठबंधन की 5वीं बैठक में जो कुछ दिखा उससे साफ है कि बैठक गठबंधन की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने संयोजक पद में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के नेता गठबंधन से दूरी बना रहे हैं तो सीटों का तालमेल कैसे होगा। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में 28 में से 14 दलों के शामिल होने का दावा सुबह से किया जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी ममता बनर्जी के पास आज इतना भी टाइम नहीं था कि वो इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो पाएं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त इंडी में शामिल कई सियासी पार्टियां नाराज होने का एक मौका तलाश रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। टीएमसी को लगने लगा है कि बंगाल में इंडी गठबंधन का फायदा कम, टीएमसी को नुकसान ज्यादा करेगा। बीजेपी भी इस मौके पर ममता के बहाने इंडी गठबंधन के गदर पर जमकर चौके छक्के मार रही है। सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही देश भर में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन में न तो माहौल है और न ही जोश। आज 2 घंटे हुई इंडी गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे की चर्चा तो नहीं ही हुई, इसमें चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के यात्रा को लेकर हुई। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन का आगे भविष्य कैसा होगा। इंडी से भागे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र।
इंडी की वर्चुअल मीटिंग में कई फैसले ऐसे हुए हैं जो साबित करते हैं कि इंडी में शामिल सियासी दल अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं। कुछ पार्टियां 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल की भारत न्याय यात्रा का जनता पर असर देखना चाहती हैं, तो कुछ इंडी में शामिल पार्टियां ये देखना चाहती हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश में बीजेपी की सियासी हवा का क्या असर होता है। यानी अभी इंडी में सीट बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति है। शायद यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक आज इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। डीएमके के एम स्टालिन ने नीतीश को इंडी का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नीतीश ने खारिज कर दिया। विपक्षीयता के सूत्रपात हमारे नेता हैं। नहीं, आज पूरा देश आकर्षण का केंद्र हमारे नेता पर उम्मीद और विश्वास के साथ। नहीं, आप ही लोग मांग कर रहे थे कि संयोजक बनाया जाए। हम कब मांग किया? आपका ही एजेंडा हो सकता है, हमारा नेता का एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यह स्पष्ट जानता हूं कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया। हालांकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को अध्यक्ष बनाने पर सहमति बन गई है। It has been suggested that Mr. Kharge can be the chairperson of the India Alliance. That has been agreed upon. आज की तारीख में अगर हम देखें तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के इंडी नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के हालिया रुख और सियासत पर सवाल उठाने लगे हैं। हम आपको समझाते हैं कि आखिर इंडी में गदर मचने के क्या कारण बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इंडी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के बीच इंडी सियासी शक्ति को हथियाने की ओड़ मची हुई है और इसी वजह से इंडी गठबंधन में मुंह फुलाने की भी होड़ मच गई है। बस अब इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडी से ना हो पाएगा। सबसे पहले ममता बनर्जी की हम बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली में 2 घंटे तक चली इंडी की वर्चुअल मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई। अब दावा इसमें यह किया गया कि दरअसल ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस से खफा है, वो ज्यादा सीट अपने पास रखना चाहती है, कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो वो दे नहीं रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। उनके बारे में दावा यह किया जा रहा था कि इंडी का संयोजक वो पहले बनना चाहते थे, उनके नाम का प्रस्ताव दिया नहीं जा रहा था, फिर यही कहा जा रहा था नाराज हो गए नीतीश कुमार। लेकिन अब जब बैठक हुई तो वो वहां संयोजक नहीं बनेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये कि दरअसल नीतीश कुमार इसलिए संयोजक नहीं बन रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू के लिए वो ज्यादा सीट चाहते हैं, लोकसभा में उन्हें ज्यादा सीट मिले। अब अगर संयोजक बन गए नीतीश कुमार तो फिर धर्म संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को फिर त्याग भी करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे का अब जिक्र है इसके बाद। इंडी की मीटिंग में आज उद्धव ठाकरे का चेहरा भी दिखाई नहीं दिया और उनके ना पहुंचने के पीछे की जो वजह बताई गई वो ये कि उद्धव ठाकरे के पास टाइम ही नहीं है। अब ये जरा चौंकाने वाला था। महाराष्ट्र में कांग्रेस को ज्यादा सीट देना नहीं चाहते हैं उद्धव ठाकरे, और यह भी एक वजह बताई गई कि आज वो जो वर्चुअल बैठक थी उसमें शामिल ही नहीं हुए। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की भी अब बात कर लेते हैं, जहां अखिलेश यादव हैं। अब वो भी अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश के अंदर यही अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस को कम सीट ये देना चाहते हैं। तो अभी तक का ये जो पूरा समीकरण मैंने आपको समझाया उसमें यही है कि हर पार्टी का नेता कांग्रेस को कम आंक रहा है और अपने पास सीट ज्यादा रखना चाह रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि एसपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या कांग्रेस का गठबंधन वो देखना ही नहीं चाहते हैं। और वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए, राहुल गांधी, अब समय राहुल गांधी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो गठबंधन है इससे ज्यादा भारत न्याय यात्रा को वो जरूरी मान रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से उनकी भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है। अब बस उसी की तैयारी में राहुल गांधी भी लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का भी एक बड़ा तबका ऐसा है, बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि 2024 का ये जो चुनाव है ये अकेले दम पर, अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। मतलब इसके पहले जैसे लड़ती रही है कांग्रेस। तो जितने नेता उतना दिमाग और उतनी सोच। ना इनका नेता है कोई, ना नीति है,
और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ इन दोनों की ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यहां भी बुआ और बबुआ में दोनों कैंपों में खींचतान चली है। कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं। अभी तक इंडी गठबंधन में ना संयोजक का नाम तय हुआ है और ना ही पीएम उम्मीदवार का नाम और चेहरा सामने आया है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गठबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से सुलझता नजर नहीं आ रहा। इंडी गठबंधन में मचे गदर पर बीजेपी की पूरी नजर है। गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अपने पूरे पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। और हैरानी की बात यह है कि गठबंधन में शामिल जितने भी नेता हैं उनमें समझाने वाले कम हैं, रूठने वाले ज्यादा हैं और इसी वजह से सीटों के बंटवारे पर भी एक तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 6 जुलाई 2023 से आज तक इंडी गठबंधन की 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 3 सबसे अहम मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीट बंटवारा, संयोजक का पद, पीएम का चेहरा, किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने से इंडी के नेता हिचक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर फैसला लिया तो कहीं इंडी गठबंधन टूट न जाए। इसलिए जिस तरह की टूट फूट बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी में दिखने लगी है, वो संकेत जरा भी ठीक नहीं है। इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है, इसको जानने के लिए एक एसआईटी बैठानी पड़ेगी ना। ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? कन्वीनर का अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? इंडी गठबंधन के टूटने का पहला कील लग गया। दरअसल 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से इंडी गठबंधन के दलों को जोरदार झटका लगा है। यही वजह है कि अब इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस से ज्यादा सीटें अपने लिए मांग रहे हैं। इसलिए बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में सीटों पर पेंच फंसता जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यमन से जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। यमन में अमेरिका ने ताजा हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में मिसाइलों से हमला कर दिया है। यमन में लगातार हमले का दूसरा दिन ये है। यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने कहा है कि नेवी ने यूएसएस कार्नी से टॉमहॉक मिसाइलें छोड़ी हैं, जिनका मकसद हूथी रडार साइट को नष्ट करना था। इस वक्त यमन का हूथी कब्जे वाला क्षेत्र धुआं धुआं हो रखा है। अमेरिका ये कह रहा है कि वो लाल सागर में जहाजों पर जो हमला हुआ है उसका बदला लेकर ही मारेगा। हूथी विद्रोहियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के इस हमले में उसका साथ दे रहा है नेटो। वही नेटो याद होगा आपको, जिसके खिलाफ रूस यूक्रेन में लड़ रहा है। रूस के साथ खड़ा है ईरान और ईरान यमन के हूथी विद्रोहियों का अन्नदाता है। सुपर पावर का पावर भी सीज हो गया। इजरायल हमास युद्ध का बदल गया एपी सेंटर। गाजा की जमीन पर अब नहीं होगा फैसला। लाल सागर के पानी में होगा सबसे बड़ा रक्तपात। ये कहने का आधार है अमेरिका के यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़े हमले। हूथी के कब्जे वाले यमन के इलाकों में अमेरिका और ब्रिटेन की फौज ने मिलकर बमबारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में 30 लोकेशंस पर 60 टारगेट्स बनाए गए थे। हमले के लिए 150 मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल किया गया था। 2016 के बाद हूथी विद्रोहियों पर अमेरिका का यह पहला हमला था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले का आदेश दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ यह एक्शन हाल के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। हूथी हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लाल सागर मतलब वो क्षेत्र जिससे दुनिया का व्यापार सुगमता से चलता है, वो क्षेत्र जहां की तबाही पूरी दुनिया का इकोनॉमी वाला फॉर्मूला गड़बड़ा देने की क्षमता रखती है। उस क्षेत्र में यमन के हूथी विद्रोहियों के हमलों ने संग्राम छेड़ रखा है। इजरायल के खिलाफ और हमास का साथ देने के नाम पर हूथी लाल सागर के रास्ते इजरायल पर हमले कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपने युद्धपोत उतार रखा है, जिसके चलते कई बार हूथी हमले नाकाम किए गए, लेकिन बावजूद इसके हूथी मान नहीं रहे। नतीजा है कि अब यमन भी जल रहा है। इजरायल गाजा का शमशान बना रहा है और अमेरिका ब्रिटेन के हमले यमन को मिट्टी में मिला रहे हैं। अमेरिका ने यमन के हूथी के खिलाफ जो ताजा हमला किया है, उसमें उनकी रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने टॉम हॉक मिसाइल से अटैक किया। हूथी विद्रोहियों के मीडिया हाउस अल मसीराह ने कहा है कि अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में कई एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका ने कहा है कि यह रडार साइट लाल सागर में जहाजों के लिए खतरा थी। यह हमला 12 जनवरी के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फॉलो अप था। इसका मकसद समुद्र में हूथी हमला करने की क्षमता को कम करना है। इससे पहले व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था, हम जो भी कर रहे हैं उसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे कम करना है। अमेरिका लाल सागर को खून से लाल कर रहा है, तो यमन के हूथी विद्रोहियों को रोकना उसका मकसद सिर्फ नहीं है। लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। पहले यमन पर हुए हमलों के पीछे की वजह समझनी जरूरी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 19 नवंबर 2023 के बाद से हूथी विद्रोहियों ने 28 बार लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमला करने और उन्हें परेशान करने की कोशिश की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है और सभी जगहों पर जो सबसे कॉमन बात दिख रही है वो ये कि अमेरिका फंसा हुआ दिख रहा है। जैसे यूक्रेन में अमेरिका की ओर से मदद बंद करने की बात कही जा रही है, गाजा में जहां 120 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं, ताइवान के फ्रंट पर जहां उसे चीन को रोके रखना है, कोरियाई प्रायद्वीप के मोर्चे पर जहां उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को रोके रखना बड़ी चुनौती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन सरकार की खाड़ी नीति का मजाक उड़ा रहे हैं कि अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन लैपटॉप से युद्ध लड़ रहे हैं। हूथी विद्रोही पहली बार अमेरिका के सामने चुनौती नहीं बने हैं, लेकिन इसकी डिटेल आगे। लाल सागर सुरक्षित हो, व्यापार मार्ग में किसी तरह की कोई अड़चन खड़ी ना हो, यमन के हूथी इस रास्ते पर कब्जा न कर ले, ऐसी कई वजहों के साथ अमेरिका के नौसैनिक लाल सागर में पहरा दे रहे हैं। और आपको अमेरिकी हथियारों की वो लिस्ट भी जरूर देखनी चाहिए जिनको यमन के हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में तैनात रखा है। सबसे पहले इसमें नाम आता है टॉम हॉक मिसाइलों का। क्या खासियत इसकी है, जरा वो भी फटाफट आप समझ लीजिए। देखिए, टॉम हॉक मिसाइलें जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा इन मिसाइलों को बहुत आसानी से उड़ान भरने के लिए बड़ी अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है और यही वजह है कि दुश्मन चाहे कहीं पर भी हो और कैसी भी परिस्थिति हो, युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लंबी दूरी तक हमला करने में ये पूरी तरह सक्षम होती हैं। दुश्मन किसी भी तरह बच नहीं सकता है इनके वार से। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और साथ ही रॉयल नेवी के जहाज सबमरीन बेस्ड जमीनी हमलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूएस नेवल एयर सिस्टम कमांड के मुताबिक इन मिसाइलों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर रहते हुए हाई सबसोनिक स्पीड पर बड़ी आसानी से उड़ान भी बढ़ सकती हैं।
अब पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ आप वो भी जानिए। 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था उस वक्त अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। एक बार फिर से इसका इस्तेमाल इस वक्त किया गया है और लगातार हमने देखा है बड़े बड़े युद्ध में अमेरिका ने इस्तेमाल टॉमहॉक का किया है। लाल सागर में अमेरिकी ताकत का फुल ऑन प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके हूथी रुक नहीं रहे। इसका सीधा सा कारण है ईरान। लेकिन अब बात उससे आगे की हो रही है कि ईरान अगर हूथी विद्रोहियों को रसद एंड फंडिंग और हथियार देना बंद भी कर देगा तो हूथी अपने पास जमा हथियारों से तब तक लाल सागर में तांडव मचाते रहेंगे जब तक उनके शस्त्रागार खाली नहीं हो जाते। लाल सागर की विश्व बाजार में बहुत अहमियत है। रेड सी में गड़बड़ का बहुत व्यापक असर हो रहा है। यहां तक कि हालात संभले नहीं अगर तो सीधे सीधे आपके किचन पर इस लड़ाई का असर भी दिखाई देगा। जरा लाल सागर के बारे में आपको समझा भी देते हैं। देखिए, नाम इसका लाल सागर जरूर है लेकिन पानी इसका लाल नहीं है। अब ये क्यों लाल सागर कहलाता है ये भी समझिए। दरअसल जो समुद्री सतह है इसकी, वहां पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के चलते कभी कभी जो इसकी सतह है वो लाल रंग की दिखाई देती है और इसलिए अंग्रेजी में इसे रेड सी कहते हैं, हिंदी में हम इसे लाल सागर बोलते हैं। अब लाल सागर हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का दरअसल पूरा रास्ता है और यही जो रास्ता है, यही जो मार्ग है, उससे पूरी दुनिया का 12% वैश्विक कारोबार किया जाता है। अब इसकी अहमियत भी आप समझ पाएंगे। देखिए, लाल सागर का मार्ग कितना जरूरी है इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 17,000 जहाज सुएज नहर से हर साल गुजरते हैं और वहीं इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हर साल 10 अरब डॉलर का आयात निर्यात इसी रास्ते से किया जाता है। जो कार्गो शिप होते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब हूथी विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच का ये जो मुख्य मार्ग है, जो अहम रास्ता है, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि बार बार यहीं पर अटैक किया जाता रहा। इसी जगह पर जो कार्गो शिप्स थे उसे निशाना बनाया जाता रहा। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि लाल सागर की समस्या भारत के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है और इसका असर, क्योंकि मुख्य मार्ग यही है, कार्गो शिप यहीं से गुजरते हैं और अगर इसके ऊपर अब हमला किया जाएगा और फिर लंबा मार्ग अगर पकड़ना पड़ेगा तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। इस बीच यमन के हूथी हमले करने से रुक नहीं रहे। ऐसे में अमेरिका के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं जिसके तहत बाइडेन प्रशासन ने हूथी विद्रोहियों की फंडिंग पर अंकुश लगाया है। लेकिन हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अब तक अमेरिका ने जितने भी एक्शन लिए हैं उनका 100% रिजल्ट नहीं निकल पाया है। इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका के सामने हूथी विद्रोही ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन समस्या इतनी छोटी भी नहीं लग रही है। अमेरिका के हमले का विरोध के लिए यमन की राजधानी सना में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। यमन में साल 2014 से इन हूथी विद्रोहियों का सरकार से संघर्ष जारी है। उत्तरी यमन और राजधानी सना पर भी हूथी गुट का कब्जा है। हूथियों का कहना है कि गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथियों पर इजरायली सेना की कार्रवाई के विरोध में वो ये हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। हाल के इजरायल हमास युद्ध के दौरान भी अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप को इसी इलाके में तैनात किया है। इसके अलावा नाटो देशों के युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट में लगातार गश्त लगा रहे हैं। लेकिन समस्या फिर भी खड़ी है। उदाहरण देखिए क्यों। ड्रोन MQ-9 में 8 लेजर गाइडेड मिसाइलें, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें हेल फायर में लगी होती हैं। ये मिसाइलें किसी भी लक्ष्य को उड़ाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके जरिए किसी शक्तिशाली टैंक तक को उड़ाया जा सकता है। इसको अलग करके एक कंटेनर में भरकर C-130 विमान से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली ड्रोन MQ-9 को मार गिराया है। अमेरिका के पास शक्ति है, संसाधन है और इच्छा भी है। क्योंकि वो घिरा हुआ है, उसकी सुपर पावर बने रहने की ताकत दांव पर है। इस बीच हूथी हैं जो लाल सागर पर आधिपत्य जमाने के लिए जान तक देने को तैयार हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है। अमेरिका को चिताया है
ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती हैं। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस के खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة، وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة. مؤيدون ومفوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं।
पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकील। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की सुएज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा। यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से बड़ी खबर मिल रही है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत बड़े गोदाम में आग लग गई है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आग को बुझाने के लिए 300 दमकल कर्मियों को तैनात करना पड़ा है।
अभी तक क्या वजह इस आग लगने की वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कितनी भीषण ये आग है, कितनी भयावह ये आग है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये आग लगी है, लेकिन देखिए वहीं दूसरी सबसे बड़ी आग गाजा में लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब तुर्की पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। इजराइल और तुर्की के बीच रिश्तों की वजह से हमास को अब ये शक क्या होने लग गया है। रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि गाजा में हजारों लोगों की मौत हो रही है, तब तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तय है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह की तबाही तय है। अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा। ये धमकी गोली से दी जा रही है, बमबारी से दी जा रही है। मिसाइल के हमलों से दी जा रही है, लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़े हिमायती ने ले रखी है। गाजा की तबाही के स्क्रिप्ट अब मेड इन तुर्की हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है। कल तक हमास का फैन नंबर 1, उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हां में हां मिलाने वाले अर्दवान ने हमास की पीठ में जैसे छुरा भोंक दिया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अर्दवान ने इजराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत, और इसमें अर्दवान की मंजूरी शामिल है। अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है जिसमें धोखा है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानिया की मौत भी छुपी हुई है। गाजा में बमबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इजराइल के बीच व्यापार 34.8% तक बढ़ गया है। इजराइल को तुर्की का निर्यात नवंबर में $319.5 मिलियन से बढ़कर दिसंबर में $430.6 मिलियन हो गया। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ तुर्की कारोबार कर रहा है। मतलब ये कि युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्की और इजराइल के बीच व्यापार बढ़ गया है। जब गाजा में खून खराबा जारी है, तब तुर्की ने इजराइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है। यही वजह है कि तुर्की और आसपास पूरे पश्चिम एशिया के लोग अर्दवान से सवाल कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल की सेना की वर्दी भी तुर्की में बन रही है। इस वक्त इजराइल जिन जूतों से गाजा को रौंद रहा है वो भी तुर्की में बन रहे हैं। इस वक्त ठंड से बचने के लिए इजराइल के सैनिक जिन गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तुर्की में तैयार हो रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि गाजा में अटैक के बाद सबसे पहले अर्दवान ने इजराइल की निंदा की थी। अर्दवान ने तो नेतन्याहू की तुलना हिटलर तक से कर डाली थी। अर्दवान ने हर समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होने का वादा किया था, लेकिन अब इस सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भले ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ढिंढोरा पीट रहे हो, लेकिन असल में तो वो नेतन्याहू के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहे हैं। गाजा हर दिन मर रहा है
वहां के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर बढ़ते दिन के साथ गाजा में इजरायल की फोर्स का ऑपरेशन तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के हिमायतियों की भी खैर नहीं है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवां धमाका। इतने धमाकों के बाद भी क्या हमास का कमांडर और गाजा का बिन लादेन कहा जाने वाला याह्या सिनवार जिंदा है, या फिर इन धमाकों में इजरायल का कट्टर दुश्मन हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गया है? हमास का कमांडर याह्या सिनवार कहां है, कैसा है, किस हाल में है, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। उसको शिद्दत से ढूंढने वाला इजरायल भी नहीं जानता कि सिनवार जिंदा है या मर चुका है। वो बस सिनवार की मौत पुख्ता करने के लिए गाजा पर लगातार बम मारे जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सिनवार इस वक्त गाजा में ही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहीं छुपा हुआ है। क्या वो बमबारी में तबाह हो चुकी किसी इमारत के खंडहर में छुपा है या किसी सुरंग में ठिकाना बनाया हुआ है? यही वजह है कि इजरायल हर दिन हमास के सुरंगों को निशाना बना रहा है। गाजा में चुन चुन कर हमास की सुरंग को बर्बाद कर रहा है। हर उस ठिकाने को निस्तो नाबूद कर रहा है जहां हमास का पूरा कैडर हो सकता है या फिर उसके लीडरों के छिपे होने का शक है। एयर स्ट्राइक, टैंक से बमबारी, सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। इन हमलों से एक बात तो साफ है कि इजरायल ने याह्या सिनवार की मौत की गारंटी ले ली है। उसके पास गाजा से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यह नेतन्याहू की कसम है कि सिनवार या तो मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा, लेकिन गाजा से बचकर नहीं जा पाएगा। यह सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। यहां इजरायल की सेना ने हमास की एक और सुरंग पर धावा बोल दिया है। करीब 100 मीटर लंबी इस सुरंग में हमास के लड़ाकों ने जंग का पूरा इंतजाम किया हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान तैयार है। यहां से मोर्टार बरामद हुए, ग्रेनेड भी मिले। इजरायल की सेना पर अटैक करने के लिए आरपीजी रॉकेट का जखीरा भी मिला। साथ ही वो सामान मिला जिसके सहारे हमास के रॉकेट की रेंज बढ़ाई जा सके, वो लंबी दूरी तक इजरायल की सेना पर हमला कर सके। इजरायल की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली 179th ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब एक और वीडियो देखिए। इजरायल अपने दक्षिण की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक टैंक से फायर किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां हमास के ठिकानों और उसके एंटी टैंक दस्तों को तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसी ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। देखा जाए तो इजरायल ने हमास के हर लीडर, फिर चाहे वो याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या खालिद मेशाल, सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसमें याह्या सिनवार जिंदा है या मर चुका है पक्का नहीं मालूम। हानिया और खालिद मेशाल भी खौफ में है, जबकि हमास के नंबर 2 सालेह अल अरूरी को इजरायल खत्म कर चुका है। वैसे युद्ध के 3 महीने बाद भी इजरायल को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसे उम्मीद थी। यही इजरायल की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हमास के थिंक टैंक को मारने या पकड़ने में लगेगा, युद्ध उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इजरायल को ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर उतना नुकसान होगा, बल्कि उसकी सेना की साख भी गिरती जाएगी, जो अभी तक इस युद्ध के बड़े टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसकी बमबारी में करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। שלושה חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס
להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. नेतन्याहू ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें अब किसी भी तरह का नुकसान हो। वो गाजा में भी फंसे हैं और इजरायल के राजनीतिक हालात के बीच करप्शन के इल्जाम में भी फंसे हैं। लेकिन इजरायल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमास की हार, उसके बड़े कमांडर्स की मौत या सरेंडर। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसका अंत कैसे होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कई कोशिशों के बाद भी अब तक सुलझ नहीं पाई है। जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हमास के लड़ाकों के साथ गाजा में रह रहे निर्दोष लोग भी मारे जाते रहेंगे। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी।